स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्ण आज आपके लिए आगे का इतिहास लाया हूं। दुर्भाग्यवश शारीरिक अस्वस्थता से आपके 3-4 लेक्चर्स जो है मिस हो गए हमारे तरफ से। इसके लिए हमें बहुत खेद है। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी मौसम बदल रहा है और दिल्ली की स्थिति तो वैसे भी काफ़ी नाज़ुक है। डेंगू चारों तरफ फैल रहा है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में। आप सभी लोग अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी चल सके। और इसके अलावा इस समय सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। डेंगू बहुत ही फैला हुआ है, इसके अलावा वायरल भी फैल रहा है। तो आप ज़रूर विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम आगे के इतिहास में जब देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जो है समाज का परिवेश, राजा की परिभाषा, राज्य और साम्राज्य का विकास, गाँव और शहरों का विकास, उनके स्वरूप में परिवर्तन, कृषि कार्य में परिवर्तन, इन सभी चीज़ों को जो हम देखते हैं और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि कितना भी भव्य साम्राज्य की स्थापना क्यों ना की गई हो, कितने भी उन्नत और हाई टेक्नोलॉजी वाले शहरों को क्यों ना बसाया गया हो, लेकिन जब हम उनके भीतर के इतिहास को जब खंगालते हैं, तो हमें वहाँ पर एक पनपी हुई ग्रामीण सभ्यता नज़र आती है। वही चीज़ आज इस अध्याय में भी है। इस चैप्टर 8 में हम देखेंगे कि विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड्स कैसे ये तीनों अपनी परिभाषा को परिवर्तित करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे जो चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम भी यही है। चैप्टर हमारा 8 है आज का। चैप्टर का हमारे नाम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड्स। जब हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, तो इस चैप्टर को प्रारंभ करते समय हमारे सामने जो सबसे मुख्य तथ्य आता है, वो आता है आयरन। क्योंकि आयरन एक ऐसा मेटल हमें प्राप्त होता है जिसने मानव जीवन को क्रांति दी, मानव जीवन में गति पैदा करने वाला ये जो है एक हमारे सामने मेटल साबित होता है। आज की 3000 वर्ष पूर्व मेगालिथ पीरियड में आपने पिछले अध्यायों में देखा कि उनकी कब्रों से, बरियल से हमें टूल्स और जो है हथियार, वेपन्स प्राप्त होते हैं। यानी कि आज जो मानव है वह 3000 वर्ष पूर्व लोहे से परिचित हो चुका था। और उसके ठीक 500 वर्ष बाद, यानी कि आज के 2500 वर्ष पूर्व, मानव ने लोहे का भली भांति उपयोग करना भी सीख लिया था। तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न आता है कि आयरन की प्राप्ति कब हुई, तो आयरन की जो हमें प्राप्ति होती है वह होती है 3000 वर्ष पूर्व मेगालिथ पीरियड में। पूर्व कब होती है? मेगालिथ पीरियड में। और 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व हमें जो है प्राप्त होते हैं कुल्हाड़ी, जंगल की लकड़ियों को काटने के लिए। और दूसरा हमें प्राप्त होता है हल। मानव ने अब हल का प्रयोग दूसरे रूप में करना सीख लिया था। लकड़ी के जिनसे पहले खेती की जाती, कृषि कार्य किए जाते थे, जो अधिक उन्नत नहीं थे, उससे जो कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न नहीं किया जाता था। मानव ने जब उसको लोहे की जानकारी प्राप्त होती है, तो वह अब लकड़ी हल के स्थान पर लोहे के हल को बना करता है। कब? 2500 पूर्व लकड़ी के स्थान पर लोहे के हल हमारे सामने जब आते हैं, जब उस योग मानव प्रारंभ करता है, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अब जो मिट्टी की जुताई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाती है, जो फसलों के उत्पादन में हद तक मदद करता है। इसके बाद दूसरा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्रयोग मानव ने सीख लिया था लकड़ी को काटने के लिए। अब जब यह प्रक्रिया होती है, जब अनाज का उत्पादन अधिक होगा,
अनाज के उत्पादन अधिक हुआ तो व्यापार एक अच्छे अवस्था में आएगा, और जब व्यापार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उससे कर यानी कि टैक्सेस भी एक भारी संख्या में किसान के पास जो है राजा के पास आएंगे, और जिस धन को भिन्न भिन्न में खर्च कर, यानी कि जो शहरों की सहवास उसका जो बेस है वह हमारा गांव ही है, पहले था और आज है। अब जब इनके की खोज, लोहे की खोज हो जाने से कृषि कार्य में जो है एक उन्नत अवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप जो हमें देता है वह होता है अब सिंचाई व्यवस्था को उन्नत। सिर्फ मिट्टी जुताई कर देने से, उसमें बीजों को डाल देने से कृषि संपन्न नहीं हो जाता है, उसके जरूरी है उसका समुचित रूप में सिंचाई को भी। अब सिंचाई की जब व्यवस्था आती है, सिंचाई के लिए मानव क्या है। आपने प्रारंभिक समय में देखा कि सिंचाई के लिए मानव के पास क्या थे, जल स्रोत के रूप में सिर्फ नदियां थी। उस समय जल स्रोत के रूप सिर्फ हमारे पास नदियां थी, जिसका लाभ मगध ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया, जिसका लाभ मगध ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया, और वह केंद्र में एक बड़ी शक्ति बन करके उभरा। अब नदियों के बाद अन्य जल स्रोत का भी निर्माण किया जाने लगा। उसके तरफ मानो अब गति करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें उसने क्या किया, नहरों का विकास करना प्रारंभ कर दिया। नहरों का विकास, कुओं का निर्माण करना, टैंकों का निर्माण करना, टैंकों का निर्माण और मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील। तो इस प्रकार से मानव ने अब अपने सिंचाई की व्यवस्था वैकल्पिक बना ली थी। सिर्फ वह नदियों के ऊपर ही अब आश्रित नहीं था, अब नदियों से नहरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। कुओं का खुदाई किया जाना भी प्रारंभ हो गया था। टैंक को बना करके वहां पे जल को संग्रह करना और आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग करना भी प्रारंभ हो गया था। उसके साथ साथ झीलों का निर्माण अब प्राकृतिक के बजाय जो है मानव के द्वारा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इस प्रकार से मानव ने अपने कार्य को धीरे धीरे एक उन्नत अवस्था में पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। उसके बाद गांव में रहते कौन थे, विलेजेस में कौन लोग रहते थे। विलेजेस में रहने वाले कौन लोग थे, कृषक थे। विलेज में रहने वाले लोग थे कृषक, और कृषक के साथ साथ शिल्पी, जिनको हम शिल्पकार भी कहते हैं। कौन थे, शिल्पी, जिनको हम शिल्पकार भी कहते हैं। विलेजेस, तो विलेजेस में कौन रहता था, हु लिव्ड। तो विलेजेस में रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे, फार्मर्स, फार्मर्स थे, और क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन। इसके अलावा और कौन थे, कारपेंटर, कारपेंटर्स, गोल्ड ब्लैक स्मिथ्स। तो ये लोग गांवों में रहते थे। शहरों में कौन रहता था, शहरों में व्यापारी वर्ग रहता था, शहरों में व्यापारी वर्ग रहता था, टाउन्स। तो टाउन्स में कौन रहता था, टाउन्स में रहते थे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स। शहरों में ये लोग रहा करते थे। जो राजा के उच्च अधिकारी हुआ करते थे, अच्छे बड़े स्तर के व्यापारी हुआ करते थे, वो लोग शहरों में वास करते थे।
उनका व्यापार कहाँ से होता था? व्यापार के लिए वो गाँव की तरफ रुख करते थे। जब बिज़नेसमैन को क्या चाहिए, अनाज चाहिए, वह फार्मर्स के पास कॉन्टैक्ट करता था। उसको बिज़नेसमैन को क्या चाहिए, क्राफ्ट से बनी हुई जो है आइटम्स चाहिए, वो उसके लिए क्राफ्ट पर्सन की तरफ मूव करता था। उसको लकड़ के बने हुए आइटम्स चाहिए बेचने के लिए, वह मूव करता था कारपेंटर्स की तरफ। उसको लोहे के बने औज़ार को चाहिए, तो वह मूव करता था ब्लैक स्मिथ की तरफ। यानी जो है इस प्रकार से गाँव शहर एक-दूसरे के साथ कनेक्ट थे, इंटरकनेक्टेड थे गाँव और शहर। तो जो बिज़नेसमैन था वो फार्मर्स से जुड़ा हुआ था, वह क्राफ्ट पर्सन से जुड़ा हुआ था, वह कारपेंटर्स के साथ जुड़ा हुआ था और वह लोहारों के साथ जुड़ा हुआ था जो लोहे का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से जो है व्यापारी वर्ग शहरों में वास करता था और विलेजेस में फार्मर्स, कारपेंटर्स, का क्राफ्ट पर्सन और ब्लैक स्मिथ जो है जुड़े हुए थे। ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स भी इनसे जुड़े हुए थे किस प्रकार से, क्योंकि इनको टैक्स की आवश्यकता होती थी। टैक्स के लिए भी जो है ये इनसे जुड़े हुए थे, क्राफ्ट पर्सन से जुड़े हुए थे, कारपेंटर से जुड़े हुए थे। औजार को बनाने के लिए, हथियारों को बनाने के लिए युद्ध में सिपाहियों को हथियार चाहिए। हथियारों का निर्माण कहाँ से होगा? हथियारों का निर्माण करने के लिए जो है गोल्ड स्मिथ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए जो ऑफिशियल्स होते थे वो गोल्ड स्मिथ से कॉन्टैक्ट करते थे। उसके लिए रथों की आवश्यकता होती थी। रथों के लिए किससे कॉन्टैक्ट करना पड़ता था? कारपेंटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था। तो इस प्रकार जो हमारे जो शहर था वो गाँव, शहर और गाँव दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके और स्टेप बाय स्टेप उन्नत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब इनमें गाँव में जो है रहने वाले, अब दक्षिण के गाँवों को, जो गाँव का प्रधान था, अब गाँव को संचालित करने के लिए शासन प्रणाली जो चलती है, शासन प्रणाली में चलने के लिए जो ग्राम होता है, गाँव होता है, वह सबसे छोटी इकाई होती है। अब गाँव को संचालित करने के लिए उसमें किसी एक मुखिया को बनाया जाता है, उसके प्रधान की नियुक्ति की जाती है, जो कभी-कभी जज का भी काम किया करता था। आज भी आप जानते होंगे हरियाणा की खाप पंचायत जो है भारत में बहुत ही मशहूर पंचायतों में से एक है। सबसे ज़्यादा जानी जाती है, उसके फैसले को आज भी टाला नहीं जाता है, वहाँ के लोग आज भी उस फैसले को पूरी तरीके से अमल में लाते हैं। तो इस प्रकार से और पंचनाम जो कि काफ़ी हद तक लोगों के बीच में जो है फैला हुआ है, पंचनाम से हर कोई परिचित भी है। तो इस प्रकार से जो हमारे गाँव था, जो विलेजेस थे, उनका भी संचालन किया जा रहा था। अब जो गाँव के मुखिया थे, गाँव का जो प्रधान था, साउथ इंडिया में उनको वेल्लालर के नाम से जाना जाता था और जो सामान्य कृषक होते थे, उनको उजहावर के नाम से जाना जाता था। तो जो साउथ इंडिया के जमींदार थे, यहाँ के जो जमींदार थे, जमींदार, उनको वेल्लालर के नाम से जाना जाता था। वेल्लालर। सामान्य कृषक जो थे, सामान्य कृषक को उजहावर, उजहावर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो है जो बिना जमीन वाले लोग थे, यानी कि जो दास थे, जो स्लैब्स थे, जो जो इनके अंडर में कार्य करते थे, उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको कदमे, कदमे के नाम से जाना जाता था। कदमे के साथ-साथ उनको जो है कदमे के साथ-साथ उनको कादेशियर के नाम से भी जाना जाता था, या कादेशियर।
कादैसियर, इस नाम से जाना जाता था। किसको? जो बिना जमीन वाले लोग थे, गुलाम थे। बिना जमीन वाले लोग, बिना जमीन वाले लोग गुलाम और दास, गुलाम और दास लोगों को जाना जाता था। तो इस प्रकार से साउथ इंडिया के जो जमींदार थे उनको वेल्लालर, सामान्य कृषक को उजहावर और बिना जमीन वाले लोग गुलाम और दासों को कदमय या कादैशियर के नाम से भी जाना जाता था। अब जब हम यही चीज उत्तर भारत की तरफ देखते हैं तो उत्तर भारत में हमारे सामने जो जमींदार का नाम आता है नॉर्थ इंडिया में जमींदार को या ग्राम प्रमुख को, विशेष रूप से जो जमींदार होता था वही ग्राम प्रमुख भी होता था, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से राज्य अपने करों को एकत्रित करता था। इनको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था, ग्राम भोजक के नाम से इनको जाना जाता था। और जो सामान्य कृषक हुआ करते थे, सामान्य कृषक विशेष रूप से जब आप देखेंगे तो जो सामान्य कृषक होते थे उनको, या वो जो है स्वतंत्र रूप से होते थे, सामान्य कृषक हम इनको कहें जो, तो ये स्वतंत्र होते थे। इनको हम गृहपति के नाम से जो है जानते हैं, गृहपति। ये छोटे कृषक होते थे, छोटे कृषक और स्वतंत्र होते थे, स्वतंत्र होते थे। और इन्हीं के अंडर में बाकी लोग कार्य करते थे। जमींदार मुख्य प्रमुख इसलिए हो जाता था क्योंकि पहली बार जमींदारों के पास जमीनें बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर होती थी। वह गांव के अन्य लोगों को रूल करने में, उनके ऊपर शासन करने में सक्षम होता था, क्योंकि उस जमीन होती थी। तो जाहिर सी बात है उसके पास जो लैंडलेस लोग हैं वो कार्य के लिए आएंगे, उसके ऊपर आश्रित थे, उस बात को मानेंगे। तो इस प्रकार से वह एक शासक के रूप में भी नजर आता है। और वहां से वह सिर्फ शासक का कार्य ही नहीं करता है बल्कि जज का कार्य भी करता है, कर को कलेक्ट करने का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर जो एक जमींदार होता है वह जमींदार के साथ साथ कई भूमिकाओं को अदा करता है। और यह फिर यहाँ से जो कर जाता था वह राजा के खजाने में जाता था। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के आगे जब हम सिक्कों की खनखनाहट को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुरातत्व और इससे अधिक क्या बोलता है। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।